नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में इन दिनों बिजली संकट के चलते शहरी क्षेत्रों में 1 से 4 घंटे की कटौती हो रही है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो 8 घंटे तक की कटौती हो रही है। बिजली संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बिजली बचाने की अपील भी की है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से ऑफिस में एसी नहीं चलाने और बिजली की बर्बादी रोकने की भी अपील की गई है। लेकिन सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के सामने मुख्यमंत्री की अपील बेअसर होती दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन बिजली बचाने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में भी बिना किसी बैठक और बीसी के ही लाइट और पंखे चलते दिखाई दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, वहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है और यहाँ भी बिजली की फिजूल खर्ची देखने को मिल रही है। मुख्यालय पर रोड लाइटें भी दिन भर चलती हुई दिखाई देती हैं। प्रदेश में बिजली संकट के समय में भी इस तरह की बिजली की फिजूल खर्ची समझ से परे दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर ही जानकारी सामने रखी गई है। कलेक्टर राजेंद्र किशन को फोन कर जानकारी देना चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव तक नहीं किया है। और मामले में भी एडीएम में भी सूरज सिंह नेगी ने ये कहा है कि बिजली की फिजूल खर्ची ऑफिस में हो या घर में सभी जगह गलत है, ऐसा दोबारा नहीं हो इसके लिए भी कर्मचारियों को पाबंद किया गया है और इसके साथ ही बिजली की फिजूल खर्ची को ना सुनिश्चित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में 3 दिन बाद गुरुवार को पेट्रोल पंप खुल गए हैं। हालांकि सरकार और पंप संचालकों में भी किसी मुद्दे पर समझौता नहीं हुआ है और अभी तक आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पंप संचालकों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने पंप संचालकों की भी यूनियन के पदाधिकारियों को भी वार्ता के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि पंप संचालकों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जो 3 दिन जारी रही थी। अब हड़ताल खत्म होने से ही पेट्रोल पंप के लिए भटक रहे हैं। आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल पंप संचालकों में भी आपसी जो विरोध है वो हड़ताल खत्म होने की मुख्य भूमिका की वजह बना हुआ है और हड़ताल देशव्यापी थी, लेकिन मुख्य समस्याएं सीमावर्ती जिलों की ही थी। इस कारण ही कई जिलों में पहले दिन ही फूट नजर आ रही है। वहीं बीकानेर में भी मंगलवार को ही पंप खुलने के बाद से ही समाचार आने लगे थे। वहीं बुधवार को श्रीगंगानगर में भी हड़ताल खत्म होने की सूचना सामने आई थी। जिला प्रशासन की ओर से भी पंप संचालकों का हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था और बुधवार को ही पंप संचालकों ने अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट कर प्रयास किया है, लेकिन बात नहीं बनी है। आखिरकार हड़ताल खत्म हो गई है और पंप संचालकों की मांगे कि भी प्रदेश में वेट और सेस की कटौती कर रेट पड़ोसी और राज्यों के बराबर किए जाएं और पड़ोसी राज्यों में भी डीजल पेट्रोल की तस्करी पर प्रभावी तरीके से रोक लगे और प्रदेश में बायोडीजल और ऐसे अन्य पदार्थों की भी बिक्री पर रोक लगाई जाए। जिले में फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना जांच के रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और अस्पतालों में भी रोगी पंजीयन काउंटर के पास अलग से ही काउंटर लगाकर कोरोना के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के रिसर्च असिस्टेंट बलेंद्र भारद्वाज ने ये जानकारी सामने रखी है कि पिछले दिनों ही सीएम ने वीसी के दौरान ही कोरोना से सचेत रहने के निर्देश दिए थे, जिनकी अनुपालना में अब जिले में रैंडम सैंपलिंग का काम बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने बताया कि रैंडम सैंपलिंग के ही तहत डबल वैक्सीनेट और लोगों को की जो सैंपलिंग है उसकी भी लिए जा रहे हैं और लैब में पूरे जिले में 450 के करीब सैंपल आ चुके हैं, जिन्हें त्योहारी सीजन को देखते हुए बढ़ाकर 2000 तक किए जाने का प्रयास जारी है। हेड दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के भी डॉक्टर महेश कुमार ने भी ये जानकारी सामने रखी है कि पहले कोरोना की जांच रिपोर्ट आने पर सीधे रोगी को बता सकते हैं, मगर अब किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उसका सैंपल जांच के जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर भेजा जाएगा, जहां यह पता चल जाएगा कि रोगी के सैंपल कोरोना कौन सा स्ट्रेन है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी गुरुवार से ही हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत कर दी चुकी है और प्रदेश के सभी उत्तराखंड
मुख्यालयों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल आंदोलन में ही प्रदेश स्तर के 77 नेता उपखंड स्तर पर ही जाकर धरने प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी जोधपुर में ओसिया में धरने पर बैठे और आपको ये भी बता दें कि वो बैठने वाले हैं और ब्लॉक स्तर पर हो रहे धरना प्रदर्शन में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है। और इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी धरने प्रदर्शन रखे गए हैं। बीजेपी के हल्ला बोल आंदोलन का दूसरा फेज नंबर में ही शुरू होगा और नंबर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होंगे। 15 दिसंबर को ही जयपुर में ही गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने का प्रयास फैसला किया जा रहा है और दिसंबर की रैली में बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का भी दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर वर्ग में छल किया गया है और सरकार को अब हर स्तर पर चेताने के आंदोलन की रास्ता बचाया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे पर सरकार विफल साबित हो गई है और प्रदेश क्राइम कैपिटल बन चुका है। भर्तियों को भी धांधली आम बात बन चुकी है और कांग्रेस सरकार से जनता का विश्वास लगभग उठ ही चुका है और राज्य में बढ़ी बिजली की दरें, आए दिन हो रहे अपराध, बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार, किसान कर्ज माफी, परीक्षाओं में धांधली, लंबित भर्तियों के मुद्दों पर भी हल्ला बोल आंदोलन किया गया है। नागौर में मामा भांजे की दुल्हन शादी में 15 दिन बाद ही रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गई है और घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है। परिवार दोनों बहुओं को घर लाने के लिए मान मनुहार करता रहा, बात नहीं बनी तो मामला थाने तक पहुंच गया। 18 अगस्त को एक एग्रीमेंट के बाद दोनों की शादी हुई थी। नागौर जिले के जावरा गांव में ही रामदयाल की आटा चक्की है, जबकि दीपेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और दोनों की शादी दीपावली रमा नाम की महिलाओं से ही हुई थी और दोनों नागपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं। परिवार को शादी के बाद से ही इन दोनों दुल्हनों पर शक होने लगा था। पतियों ने दोनों को नए मोबाइल दिलवाए और उसमें एक क्लोनिंग ऐप डाउनलोड कर दिया और ये एक ऐसा ऐप था जिसने जरिए ही दोनों बहनों के कॉल डिटेल समेत मैसेज और दूसरी जानकारी इनके मोबाइल पर आ जाती थी। लेकिन दोनों इतनी शातिर निकली कि चकमा देकर रात 2 बजे फरार हो गई। अपनी अपनी दुल्हन की जासूसी के लिए दोनों मामा भांजे ने इन्हें नया मोबाइल और सिम दिलवाई थी। सिम के नंबर से ही उन्होंने OTP लेकर अपने मोबाइल में एक ऐप डालकर उसे वेरीफाई भी कर लिया था। इसके चलते दोनों दुल्हनें जब भी किसी से बात करती या मैसेज करती, उसका पूरा डाटा मामा भांजे के मोबाइल से ही सेव हो जाता था। राजस्थान सरकार दिवाली बाद प्रदेश में बम्पर भर्ती प्रक्रिया वो शुरू करने जा रही है। प्रदेश में 29,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती होगी। इनमें कंप्यूटर और ग्रेड 2 शिक्षक, प्रयोगशाला सहायता समेत 8 कैडर के करीब 29,000 पदों पर दिसंबर में ही भर्ती कार्यक्रम जारी कर तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में करीब 60,000 नई भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 31,000 ग्रेड 3 शिक्षकों के पदों पर 26 सितंबर तक को परीक्षा का आयोजन हो चुका है। वहीं अब सरकार की ओर से करीब 29,000 पदों के लिए नया खाका तैयार किया गया है। एक और जहां सरकार की ओर से 29,000 पदों पर नई भर्तियों को निकालने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत में अटकी भर्तियों को भी सरकार ने पैरवी कर जल्द पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही लंबित चल रही शिक्षा विभाग की करीब 5,000 पदों की भर्तियों को सरकार की ओर से निस्तारित करवाते हुए अधिकतर पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 627 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों को भी जल्द ही नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को आने वाले वक्त में राहत मिल सकती है। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि सरकार जनता से किए गए वादे में अनुरूप काम कर रही है। इसके तहत 31 शिक्षकों के पद जहां हाल ही में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, अगले कुछ दिनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 29,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके।
अलवर में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसका शव गुरुवार सुबह भगवाड़ी गांव में ही करीब 400 मीटर दूर शमशान के पास एक कमरे में मिला है। हत्या के बाद इतना खून बह गया कि कमरे के बाहर तक खून फैल चुका था और सुबह जब ग्रामीण घूमने आए तो खून देखकर डर से गए और इसके बाद कमरे में जाकर देखा तो युवक का शव पड़ा हुआ था। उसकी बहन की 20 दिन बाद शादी होनी थी। बहरोड थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश और डिप्टी मदन लाल रॉयल मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवाया। डिप्टी ने यह भी जानकारी सामने रखी कि 23 साल मंदीक उर्फ सोनू गांव भगवाड़ी का रहने वाला है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा बताया जा रहा है। वहीं पर प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मनदीप के साथ ही गुरुवार की रात को ही 2 युवक गए हुए थे और घर में बहन की देव उठनी 11 को ही शादी थी। और पुलिस ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि मनदीप का मोबाइल भी नहीं मिल रहा था और उसके पिता ने यह भी जानकारी सामने रखी कि बेटा गुरुवार शाम को घर आया था। उसके बाद उसने घर में आए 2 युवकों के साथ वो निकल गया था और देर रात वो नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इस पर ग्रामीणों ने यह भी जानकारी रखी सामने कि मनदीप खंडकर जो है मकान में बैठा हुआ था। परिजन ये सोचकर निश्चित हो गए कि वो लौट आएगा, लेकिन सुबह खबर मिली कि शमशान घाट पर बने एक कमरे में ही उसका शव पड़ा हुआ है। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तो उसके सिर में गोली लगी हुई थी। कमरे में खून ही खून दिखाई दे रहा था और पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर हत्या का मामला सामने आ रहा है और मौके से ही संदीप का मोबाइल भी गायब है। परिजनों की रिपोर्ट पर ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के लालसोट क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग किशोरी स्कूल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही कार सवार 2 युवक उसका जबरन अपहरण कर ले गए, जहां दोनों से सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद नाबालिग को रास्ते में ही छोड़कर फरार भी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिजनों के साथ देर रात पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची नाबालिग ने यह भी पुलिस को जानकारी दी है कि वो क्लास 10वीं में पढ़ती है और सुबह 10:30 बजे वो घर से स्कूल जा रही थी और उसी समय गाड़ी में 2 युवकों ने उसको जबरन रास्ते से ही अपहरण कर लिया था और मोरेल डैम पर ले गए। वहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चेतराम सहित अन्य एक युवक को खिलाफ जो है नामजद मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच फिलहाल कर रही है। वहीं पीड़ित का भी मेडिकल करवाया जा रहा है। बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम बना दी गई है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब ने एक नया दावा कर दिया है। दावा है कि सारे देश अगर ईरान से तेल की खरीद करना बंद भी कर दें, तब भी उसके पास इतना तेल स्टोर में है कि वो विश्व की जरूरत को पूरा कर सकता है। एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है, दूसरी तरफ सऊदी के इस बयान ने कितना बवंडर मचा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लगने के बाद सऊदी अरब दावा कर रहा है कि वो ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए काफी है। मतलब ईरान से लोग तेल आयात करना बंद भी कर दे, तब भी सऊदी तेल की कमी नहीं होने देगा। भारत पर भी अमेरिका का दबाव है कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद करे और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब के पास कितना तेल है और कब तक चलेगा। पिछले 5 दशकों से तेल विशेषज्ञों के लिए ये सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को सऊदी की सरकार ने जो अनुमानित भंडार की जानकारी दी है, उसके मुताबिक प्रमाणित तेल भंडार 266 अरब बैरल्स है और ओपेक ने 2015 में अपने वार्षिक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी थी। और अगर ये नंबर सही है तो औसतन 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों को लेकर पर्याप्त संदेह है और इसकी वजह ये है कि 1987 में सऊदी ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल्स बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल्स कर दिया गया। और वहीं स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट्स के अनुसार
सऊदी 94 अरब बैरल्स तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है। फिर भी आधिकारिक रूप से उसका भंडार 260 से 265 अरब बैरल्स ही है। अगर सरकार का डेटा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे या फिर अनुमानित भंडार को ही बढ़ा दिया है। और वहीं अनुमानित भंडार को बढ़ाने का एक आधार ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल का उत्पादन हो रहा है वहीं और तेल है, या फिर अब तक जितने तेल निकाले गए उसकी आपूर्ति फिर से हो गई है। लेकिन सऊदी में 1936 से 1970 के बीच ही तेल भंडार के विशाल और बेशुमार ठिकानों की खोज की गई है और इसके बाद इसकी तुलना में सऊदी में तेल के नए ठिकानों की खोज नहीं की गई। और समस्या ये है कि जहाँ जहाँ तेल उत्पादन हो रहा है उसका लेखा जोखा और अनुमानित भंडार सरकार काफी गोपनीय रखती है और इसकी जानकारी भीतर के एक गिने चुने लोगों की होती है। ऐसे में किसी भी तथ्य की पुष्टि करना असंभव सा लगता है और तेल विश्लेषकों की विश्वसनीयता पर ही ये सवालिया निशान है कि वो इस बात को बताने की हालत में नहीं है कि सऊदी में तेल उत्पादन कब गिरना शुरू होगा। और सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है और इससे उस भविष्यवाणी को झटका लगा है जिसमें बताया गया था कि सऊदी का तेल उत्पादन शिखर पर जाने के बाद नीचे आ जाएगा और भविष्य में तेल उत्पादन की क्षमता को जानने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। तेल भंडार को समझने के लिए एक जरिया ये भी है कि उत्पादन शुरू होने से पहले तेल का खजाना कितना बड़ा था। उत्पादन शुरू से पहले तेल खजाने का मतलब ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस से 1970 के दशक में इस बात को लेकर व्यापक सहमति थी कि सऊदी अरब ने 530 अरब बैरल्स की OOIP की खोज की थी और अनुमानित OOIP की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर अमेरिकी सीनेट की उप समिति को सऊदी अरब और अमेरिका की तेल कंपनी अरमाको की तरफ से दी गई थी। और अरमाको तब 4 अमेरिकी तेल कंपनी एक्सोन, टेक्साको, सोशल और मोबिल और सऊदी की साझी कंपनी थी। ऐसे में तेल भंडार की अहम जानकारी को साझा किया जाता था। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सीनेट की इस समिति की रिपोर्ट करीब 40 साल पुरानी है, पर इसमें तेल भंडार को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है और 1989 में अमेरिकी सीनेट में पेश की गई इस जानकारी को अंतिम सार्वजनिक जानकारी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन संपूर्ण OOIP का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में तेल विश्लेषकों ने OOIP के उत्पादन की कई कैटेगरी बनाई है और इसका आधार तकनीकी और आर्थिक है। 1970 के दशक के आखिरी सालों में अरमाको ने प्रामाणिक तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था और इसके साथ ही प्रत्याशित और संभावित भंडार क्रम 178 अरब बैरल्स और 248 अरब बैरल्स बताया गया। और 1970 के दशक में अरमाको और उसके पार्टनर्स के बीच उत्पादन की श्रेणियों को लेकर काफी विवाद हुआ था। 1980 से सऊदी अरब के पास अरमाको का स्वामित्व है और 1982 से कंपनी के पास तेल भंडार के फील्ड को लेकर जो जानकारी होती थी उसे गोपनीय बना दिया गया और आगे चलकर सऊदी अरब ने ओपेक को प्रमाणित भंडार के बारे में जानकारी साझा करना शुरू किया और सऊदी ने ओपेक को प्रमाणित तेल भंडार 168 से 170 अरब बैरल्स बताया था और सऊदी का यह आंकड़ा अरमाको ने अपने पार्टनर्स को कुछ साल पहले जो दिया था उससे ज्यादा है। पर अरमाको ने प्रमाणित तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था, लेकिन अरमाको ने संभावित तेल भंडार की जानकारी जो अमेरिकी सीनेट को दी थी उसके ये करीब है। और आंकड़ों में असमानता से कई सवाल भी उठते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई भी देश शुरू में अनुमानित तेल भंडार से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है और नए तेल और गैस भंडारों की खोज से कुल तेल भंडार में बढ़ोतरी होती है। जाहिर है इससे अनुमानित भंडार में भी बढ़ोतरी होती है और तेल भंडार को लेकर कोई अनुमान स्थिर नहीं रह सकता है और कई बार प्रत्याशित तेल भंडार संभावित की श्रेणी में आ जाते हैं और आखिर में प्रमाणिक बन जाते हैं। लेकिन सऊदी के साथ दिक्कत ये है कि वो 1980 के दशक से ही 265 अरब बैरल से आसपास है और सऊदी अरमाको के शेयर को स्टॉक मार्केट में लाने पर विचार कर रहा है और 5% शेयर निवेशकों को देने की बात कही जा रही है। अगर अरमाको शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों का पालन करती है तो उसे तेल भंडार के बारे में जानकारी को साझा करना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अरमाको के शेयर बाजार में आने के बाद भी
ज्यादा पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती और सऊदी में तेल का भंडार कितना है और कब तक चलेगा ये अब भी रहस्य बना हुआ है। रिस्टेड एनर्जी एक जानी मानी कंसल्टेंसी है और इसका कहना है कि सऊदी के पास प्रमाणिक तेल भंडार 70 अरब बैरल्स है और प्रत्याशित संभावित 120 अरब बैरल्स है। और रॉयटर्स का कहना है कि अगर नए तेल भंडार की खोज होती है तो कुल तेल भंडार 168 और 212 अरब बैरल्स के बीच हो सकता है। हालांकि ये सारे आंकड़े सऊदी के आधिकारिक आंकड़ों से कम हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्य न्यूज। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।